नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। आप देख रहे हैं दी जोश टॉक विद उत्कर्ष की चुनावी यात्रा। वर्तमान में हम लखनऊ पहुंचे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, जिनसे हम बात करेंगे और यहाँ की चुनावी रणनीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है नीरज जी। आपका जन्म पूर्वांचल में हुआ, आप लखनऊ की राजनीति कर रहे हैं। युवाओं में अगर आपका क्रेज देखा जाए तो समय समय पे हम लोगों को देखने को मिलता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जानने का प्रयास करते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं होती, लोगों को नहीं जानकारी होती। जैसा कि हम बात करेंगे आपके पिता राजनाथ सिंह जी की, तो अगर बात करेंगे तो भारतीय राजनीति में उन्होंने अपनी योग्यता के बल पे, अपने अनुभव के बल पे आज भारतीय राजनीति में उनका दूसरा स्थान देखा जाता है। नरेंद्र मोदी जी के बाद लोकप्रियता के नाम पे अगर कोई देखा जाता है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये भी एक बड़ा आपके लिए रहता है कि उनकी इस लोकप्रियता को आप किस तरीके से लोगों के बीच में सजो के रखते हैं, ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है। इसके अलावा आपके भाई पंकज सिंह जी हैं, वो भी सोशल मीडिया का समय है तो बहुत चर्चे में रहते हैं। समय समय पे भी उनके भी प्रतिक्रियाएं दिखती रहती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जब आप मिर्ज़ापुर में थे और आज के रक्षा मंत्री उस समय के टीचर के तौर पर थे, तो क्या कुछ उस समय की लाइफस्टाइल थी, या लाइफस्टाइल तो आज के समय में कहेंगे, उस समय क्या कुछ संघर्ष का समय था? उस समय भी माननीय राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे और एक राजनेता के परिवार की एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर घर पर आए तो उसका उचित सम्मान हो और कहीं कोई बैठक हो तो उसकी पूरी व्यवस्था हो। तो यह जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस पदाधिकारी के परिवार के कंधों पर भी आ जाती है। हम लोग उस छोटी सी भूमिका का हम लोग निर्वहन करते थे कि बड़े लक्ष्य को हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी मिलकर प्राप्त कर सकें। और छोटा घर था पर मन बड़ा था कि यह हमारा बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार के साथ मिलकर एक बड़े लक्ष्य को साधने का हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। जब हम लोग देखते हैं तो राजनाथ सिंह जी को जब भी देखते हैं तो एक छवि बन के आती है, वो टीचर्स वाली, स्ट्रिक्ट टीचर्स वाली। और जब उनके फोटोज़ को देखते हैं तो एक आंखों में अलग सा तेज दिखता है। वो तेज का सामना आप लोगों को बचपन में करना पड़ा क्या, कि मार डांट पीट? अम, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारियां इतनी थीं, ये वैभव काल अपना गुजार रही कांग्रेस के तो कार्यकर्ता थे नहीं। जी। भारतीय जनता पार्टी उस समय संघर्ष के दौर से थी, नई नई शैशव काल से अपने गुजर रही थी। जी। तो बहुत मेहनत उन्होंने किया मिर्ज़ापुर में रहते हुए। कभी वो मिर्ज़ापुर केवल कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रमों में ही रहे, अनवरत कार्यक्रम और अलग अलग बैठकों के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में, यहाँ तक मैं कहूँ कि देश के कोने कोने में पार्टी की विचारधारा को लेकर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को कार्यकर्ता को जोड़ना, वो उनका काम था। इसलिए हम लोगों पर उनकी नज़र कम रही, पर जैसे मैंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में हम लोगों की भी यह जिम्मेदारी रहती थी कि कोई कार्यकर्ता अपेक्षा से आता था तो उस कार्यकर्ता की बात को सुनना, उसको उचित सम्मान देना और उसको बताना कि कार्यालय कहाँ है, कार्यालय में आप किससे भेंट कर सकते हैं और आपकी समस्या का कैसे निदान हो सकता है। इतना छोटा सा प्रयास हम लोगों का रहता था। विपक्ष की जब बात की जाती है तो प्रत्येक मन से वो जब परिवारवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लगातार सबसे पहला जो नाम लेते हैं वो रक्षा मंत्री जी का लेते हैं और उसमें परिवारवाद का आरोप लगाते हैं पंकज सिंह जी के ऊपर कि ये अपने ही परिवार के व्यक्ति को विधायक बनाए। हालांकि अभी खंडन किया, रजत शर्मा जी के एपिसोड में आपकी अदालत में सर गए थे तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि पहली बार अगर उनका टिकट किसी ने काटा पंकज जी का, तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ही थे। जी, ये सत्य है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर लोग किसी राजनीतिक परिवार में होने का उनको बहुत बार फायदा मिलता है। जहाँ तक मैं अपने परिवार की बात करूँ तो इसका हमें अधिकतर जो है नुकसान ही उठाना पड़ा, वरना लोग माँ की कोख से निकलते ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाते हैं। ऐसा हमने दूसरे दलों में देखा है। जी। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में अनवरत कार्य करते रहे हैं और पंकज जी ने भी विधायक के चुनाव लड़ने से पहले संगठन की तमाम जिम्मेदारियों को उठाया, तब जाकर उनको 15-16 साल के संघर्ष के बाद पार्टी ने उनका चयन किया। उस समय के
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, उनके पास भी बात गई थी और उन्होंने भी इस पर स्वीकृति प्रदान करी। परिवारवाद के पोषक जो पार्टियां हैं वो इस बात को नहीं समझेगी कि कैसे संघर्ष के साथ कोई व्यक्ति अपना स्थान बनाता है। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पे तंज कसता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार नहीं आया। आपने लखनऊ में कई बार रोजगार मेला का आयोजन किया, स्वास्थ्य मेला भी आप लगाते हैं अटल जी से प्रभावित होकर। आपको क्या लगता है उनका क्या प्रभाव रहा लोगों के बीच में? देखिए, कितना सफल रहा? मुझे लगता है कि राजनीति समाज बनाने के लिए करनी चाहिए, केवल सत्ता प्राप्ति राजनीति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जिस रोजगार मेले की आप बात कर रहे हैं उसको हम लखनऊ कौशल महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और पिछले वर्ष जब हमने इस आयोजन को यहाँ पर किया, हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे और हमने 5284 लोगों को सीधा सीधा ऑफर लेकर ऑन द स्पॉट देने का काम किया। ये 2 दिवसीय मेला अपने आप में अब उत्तर प्रदेश भर में, यहाँ तक मैं कहूँ कि बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी लोग आकर उसमें सहभागिता कर रहे हैं। और इस वर्ष जब हमने किया तो करीबन 6000 से ज्यादा युवाओं को सीधा ऑन द स्पॉट, और आप कहिए तो सारे सेक्टर्स की कंपनियां, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एविएशन सेक्टर, सारे सेक्टर्स की कंपनियां एक ही मंच पर आती हैं और युवाओं को वहीं पर इंटरव्यू लेकर उनको ऑफर लेकर प्रदान करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष इस बात की बात करता है कि रोजगार की समस्या, रोजगार, मुझे लगता है कि वो अपनी बेरोजगारी की बात करते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। बाकी युवाओं को पार्टी सशक्त करने के लिए अपनी तमाम योजनाओं के माध्यम से सरकार ने युवाओं को काफ़ी मौके दिए हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, MSME को हमने ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है। और यही कारण है कि आज भारत की GDP लगातार उछाल पर है और हम अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, क्योंकि हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी। राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला तो उस समय की एक कहानी जिससे आपसे जुड़े मिलते हैं कि आपकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी, उस समय आपका क्या उसमें योगदान था? राम मंदिर का आंदोलन था और जैसा मैंने कहा कि सभी लोग उस समय भगवान राम की मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। और जो कार सेवक आते थे, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय उस आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा थे, हाँ। तो सरकार ने उनको जेल के सलाखों में रखा था, जौनपुर जेल में बंद थे। तो जो भी कार सेवक दूसरे जिले से आते थे, दूसरे प्रदेशों से आते थे, और वो जब अयोध्या की तरफ कूच करते थे तो कई विंध्यवासिनी माई का दर्शन करने के लिए मिर्जापुर भी आते थे, तो उन कार्यकर्ताओं की रुकने की व्यवस्था, क्योंकि पुलिस की नज़र बनी रहती थी, वो उनको कैद कर लेते थे, तो उनसे बचाकर उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खान पान, उनके भोजन की व्यवस्था, और जब तक वो अयोध्या के लिए कूच नहीं कर जाते थे तब तक मिर्जापुर में उनकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम सब पर रहती थी। और मुझे तो सौभाग्य भी मिला है, मैं एक दिन जो है उस आयु में भी राम मंदिर में जेल रह कर आया। आप जिद कर बैठे? जी, आप जिद कर बैठे जेल? हाँ, जिद कर बैठा मैं कि भाई मुझे वो वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, वो भक्तिमय और राममय वातावरण था। तो एक दिन मैं भी था और उसी समय राजमाता सिंधिया भी हमारी चुनार किले में बंद थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके खान पान और उनकी भी व्यवस्था करना, ये सब काम करते रहे। आपको लोग जो एक जानते हैं आपके परिचय के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, इससे भी इतर एक आपका परिचय है, आप फिक्की के जो है चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश से। आपको क्या लगता है गुड़गांव एक हब बन गया लेकिन नोएडा उससे पीछे रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे कि लोकेशनल एडवांटेज जरूर गुड़गांव को रहा है, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। तमाम कंपनीज ने इसलिए ज्यादा गुड़गांव को वनस्पत नोएडा के चुना। पर अब वर्तमान में जब आप जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो सारे जेवर के क्लस्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, और वो नोएडा एक्सप्रेसवे से लेते हुए जेवर से होते हुए पूरी मथुरा के बेल्ट तक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। वहाँ पे टॉय सिटी बन रही है, मेडी सिटी बन रही है, इको सिटी बन रही है, डेटा सेंटर बन रहा है।
बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि मथुरा तक जो है पूरी इंडस्ट्रीज का एक पूरा कॉरिडोर का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। और तभी जब 35,000 करोड़ के एमओयू साइन होते हैं, तो सबसे ज्यादा एमओयू अगर साइन होते हैं तो उस जेवर बेल्ट के लिए साइन होते हैं। विपक्ष तो इस पे भी कह रहा था कि केवल आंकड़े बताए जा रहे हैं, अभी तक जमीन पर कुछ दिख नहीं नहीं नहीं, रहा। वो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनके समय पे तो एक दो प्रोजेक्ट्स थे, केवल वही जमीन स्तर पर उतर आए। हमने केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं शुरू किया, अभी हमने 20 दिन पहले इसी लखनऊ की धरती पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। और हमने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है, 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है उसमें हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी। तो हम केवल शिलान्यास नहीं करते हैं, हम उद्घाटन भी करते हैं, हम वो करते हैं। राजनीति लोकसभा चुनाव चल ही रहा है, इंडी अलायंस का गठन किया गया, सब सामूहिक दल बनाए गए। तो क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां आ रही, सब दल एक साथ आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, ये तो अब मुझे लगता है कि कोई बच्चा भी होगा वो भी बता देगा कि ये चुनौती है कि नहीं। निश्चित रूप से दिशाहीन पार्टी है, बिना नेता की पार्टी है। और एक अपने स्वार्थ के कारण सभी इकट्ठे साथ हुए थे और लगा कि स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाएगी, मिलकर भी वो माननीय मोदी जी के लोकप्रियता का सामना नहीं कर पाएंगे। तो वो उनका गठबंधन, या मैं कहूँ ठग बंधन, जो लोगों को ठगने के लिए था, वह टूट गया और सारी पार्टियां तितर बितर हो गई। यह चुनौती तो हम मान कर नहीं चलते, पर हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहते। संगठनात्मक आप तैयारियां देखेंगे तो आज भी पार्टी के 300 से ज्यादा सांसद, 1600 से ज्यादा विधायक होने के बाद भी संगठनात्मक तैयारियां, सबसे ज्यादा कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बूथ तक का निर्माण हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहते। बतौर प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से देखते हैं? कुछ अगर आपका अनुभव है तो साझा करिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने एक सप्ताह में 50,000 ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, तो जिसके नाते आपको टॉप 5 में भी रखा गया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने आपको कांग्रेस भी किया। क्या आपको लगता है देखिए, बतौर प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में तो अब दुनिया कहती है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय लीडर के रूप में उन्होंने अपनी ख्याति बनाई है। और वो ख्याति इसलिए बनाई है क्योंकि वो किसी कास्ट, क्रीड या रिलीजन के नेता नहीं है। वो 148 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले साधक के रूप में है। इसीलिए वो सदैव अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। और लोग लालच से परे 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले प्रधान सेवक के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। और कोई भी वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर एक वर्ग की चिंता करने का उन्होंने काम किया है। और तभी आप देख रहे हैं कि जब मैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करता हूँ, तो साथ ही साथ हम हर एक क्षेत्र में, जहाँ पर मेडिकल फील्ड में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, हम एविएशन सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सारे सेक्टर्स में इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का एक विजन है। और हमारी धाक तो केवल इस धरती पर ही नहीं, हमारी धाक तो अब चांद तक पहुंच चुकी है, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के विजन के कारण और प्रधानमंत्री के मोटिवेशन के कारण। आप लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं लखनऊ में रहकर, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, ना किसी दायित्व में है। लोग ये भी कहते हैं कि आप पिताजी की लोकसभा को संभाल रहे हैं, और आगे क्या चुनाव न लड़ने की योजना है लखनऊ से ही, या कुछ और विचार? देखिए, चुनाव लड़ने की योजना बनाकर कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं लड़ सीट पाले, ऐसा होता नहीं है। वो उसका एक संगठनात्मक एक ढांचा है, संगठन तय करता है। आप कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और मुझे लगता है आप काम करते चलेंगे तो संगठन स्वयं, अगर आपको आपकी योग्यता को देखते हुए, आपकी विजिबिलिटी को देखते हुए आपको मौका देता है, या किसी की योजना बनाने से भारतीय जनता पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिलता। मैं जब आपसे बात करने यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले मैं पहले लखनऊ के लोगों से कुछ बात करने का प्रयास किया। मैं पुराने लखनऊ की साइड गया, तो वहाँ पे लोगों ने कमियां निकालना चाहा हमने, लेकिन निकली नहीं। तो लोग चाहते हैं कि कुछ काम उन्होंने बताया कि जो कि आने वाले समय में होने चाहिए थे। उनका कहना था कि जो लखनऊ की एक पहचान थी, पुराने लखनऊ में सारी इमारतें वो जर्जर अवस्था में है, तो आने वाले सांसद से वो चाहेंगे कि उसकी
देखभाल नहीं, ढंग से। पुराने लखनऊ को लेकर पहली बार तो पुराने लखनऊ से अप्रोच रोड ही हमारी समाप्त होती जा रही थी। माननीय राजनाथ सिंह जी ने 18 नए फ्लाईओवर, अब आप पुराने लखनऊ जाना चाहेंगे तो हजरतगंज से आप 15 से 20 मिनट के भीतर आप लखनऊ नए लखनऊ से पुराने लखनऊ तक पहुंच जाएंगे। पहले ये करीबन 1 घंटा लग जाता था, कोई इस तरफ जाना नहीं चाहता था। और पुराने लखनऊ के हर एक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, चाहे वो ऊपर की जो लाइन थी, आप चौक में चले जाइएगा तो वो सारी की सारी अंडरग्राउंड कर दी गई है। तारों को आप कहीं खुला हुआ तार नहीं देखेंगे। आप वहां पर फ्लाईओवर जाता हुआ देखेंगे। आप वहां के सीवेज के काम करने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सारे पुराने लखनऊ के ही सेक्टर्स लिए गए हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे काम पूरे हो गए, पर जिस तरह से लखनऊ में काम हुआ है, करीबन 40,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना संस्तुत हुई है। यह अपने आप में भारत के 545 संसदीय क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा धनराशि के कार्य लखनऊ में हुए हो रहे हैं। फैजुल्लागंज एक वार्ड है आपके यहाँ लखनऊ में, हम लोग वहाँ भी पहुँचे तो वहाँ पे लोग एकदम खुश थे। 9 किलोमीटर की एक नाले की, बताया हाँ नाला हाँ बन रहा है, जी, 45 करोड़ की लागत से। 45 करोड़ की लागत से बन रहा लेकिन है। उन्होंने एक और भी आग्रह और किया कि 45 करोड़ का ही नहीं है, जी वो 128 करोड़ का कुल लागत है उसकी। जी और जो है 45 करोड़ संस्तुत हो गया है, और दूसरे उस फेज में उनको और पैसे संस्तुत हो रहे हैं। जी फैजुल्लागंज बिल्कुल गड्ढे में बसा था। जी पूर्ववर्ती सरकारों ने बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई व्यवस्था नहीं थी। अनाधिकृत रूप से लोग आए, धीरे अपनों ने अपनी जमा बसावट कर ली और किसी अथॉरिटी ने कोई नहीं ध्यान दिया। सारे भूमाफियाओं ने लोगों को जो है जमीनें बेच दी वहां पर व्यवस्था कोई भी नहीं थी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और मैं साधुवाद देता हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी को और हमारे विधायक वहां के माननीय नीरज बोरा जी को, जिन्होंने फैजुल्लागंज के लिए आज जो हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और लाखों की वहां पे तादाद में लोग रह रहे थे और कोई व्यवस्था नहीं थी। आज सारी व्यवस्थाओं का अमली जामा धीरे धीरे हमारी जनप्रतिनिधि वहां पर करा रहा है। उन्होंने एक कहा कि ये भी होना चाहिए सामुदायिक केंद्र कल्याण मंडप, जहाँ पे कि गरीब कल्याण बच्चे, मंडप हमने दे दिया, फैजुल्लागंज में कल्याण मंडप हमने दे दिया, और उसका कार्य बहुत जल्दी चालू हो सकता है उन लोगों को जानकारी उनकी ना जानकारी में नहीं है। ना क्या आपको कभी ये एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिताजी के होने के नाते आप लोग अभी तक उस जो मेन बॉडी में काम होता है, या कहिए विधायक सांसद जो एक राजनीति की इच्छा होती है, वहां तक पहुंचने में आप लोगों को हानि का होती रही लगातार? देखिए, मुझे लगता है कि इस पार्टी ने इतना कुछ दिया है कि अगर वह जीवन पर्यंत एक कार्यकर्ता के रूप में काम ही देती रहे तो वह भी हमारे लिए मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है। और निश्चित रूप से हम तो कर्म धर्म वचन नाम से नीरज कमल हैं। हाँ। तो पूरी तरह से समर्पित हैं, और मेरी आयु और पार्टी का आयु लगभग बराबर। तो इस पार्टी हमारी है, हम इस पार्टी के हैं, और आप अलग करके नहीं दे सकते हैं। तो ये मत कहें कि पार्टी ने नहीं दिया या किसी ने नहीं दिया, क्योंकि हम और पार्टी में कोई फर्क नहीं मानते। हम उतने आत्मसात कर चुके हैं पार्टी को। जी, आने वाला ये चुनाव चल रहा है, आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ लखनऊ में जो आप लोगों के बीच में? मुद्दा सिर्फ यह है कि हमने जो विकास किया है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक विरासत को जिस प्रकार से यहाँ पर संभाला है, कास्ट क्रीड रिलीजन से ऊपर उठकर गंगा जमुनी तहजीब के का परिचायक यह लखनऊ है। यहाँ पर हर एक वर्ग एकजुट होकर माननीय राजनाथ सिंह जी को जिताने के लिए संकल्पित है। पिछली बार हमारा आंकड़ा करीबन 3.5 लाख का था, और इस बार जनता ने और कार्यकर्ताओं ने सबने स्वयं यह संकल्प लिया है कि लखनऊ बोले इस बार 5 लाख पार। तो 5 लाख का मार्जिन इस बार हम देंगे, और माननीय राजनाथ सिंह जी को जो उन्होंने कार्य किया है, यह जनता का उनके प्रति आभार भी होगा। हमारे साथ नीरज सिंह जी थे, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ बहुत ही बेबाकी से समझाया और बताया कि किस प्रकार से पूरे 5 वर्षों तक वो लोग समाज के बीच में, लखनऊ के बीच में काम करते रहे। और यहाँ का मुद्दा यही है कि जो इन्होंने काम किया है, उन्हीं काम के बदौलत यहाँ का वोट लोगों से चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो भी विकास काम होना है वो इसी मुद्दे पे होगा, ना कि कोई एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया और उसको ना केवल चुनावी एक मैनिफेस्टो बना के रख दिया जाए। और आने वाले समय में हम फिर से एक नए क्षेत्र में
एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।